Good afternoon, everyone. Am I audible, visible? Okay. So we'll wait for a couple of more minutes, then we'll start the class. Okay. Let us join. Yes, good afternoon. So welcome back, guys, once again. Slide is also visible, right? So I think we can start today's class. So लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है. सो फर्स्ट क्लास था हम लोग का वो इस कोर्स का, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक हाउ द यूरोपियंस मतलब कैसे आना हुआ, मतलब क्या क्या फैक्टर्स था, व्हाट लेड टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है. सो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर कैसे पोर्टुगीज लोग मतलब केप ऑफ गुड होप वो सब क्रॉस करके फिर वास्को डा गामा 1498 पे आया. फिर वी ऑल्सो डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज गवर्नर्स, ठीक है. वो सबको मैंने आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया था टेलीग्राम ग्रुप में. सो इफ अगर अब में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सो यू कैन ज्वाइन, ठीक है. मैं आपको एक बार इस लिंक शेयर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में. So, ठीक है, आई शेयर आफ्टर दिस क्लास, को मिल जाएगा, ठीक है. अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किया सो आप ज्वाइन कीजिएगा. सो आई नॉट वेस्ट मच टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ क्रैश कोर्स. सो इसमें हम अगर आपको इफ़ यू आर फीलिंग लाइक थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिस हो रहा है, तो बाय ऑल मीन्स मैंने इस कोर्स को पूरा कम्प्रीहेंसिव तरह से भी एक बार कंप्लीट किया, ठीक है. सो उसको आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह अगर आपको सुनना है, अगर आपको लगता है कि आपका पूरा दूसरा सब्जेक्ट लोग हो गया और मेरा कुछ हिस्ट्री का बाकी है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. बट एज ऑफ नाउ आई विल सजेस्ट कि आप क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें आई नो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्किप करेंगे कुछ कुछ अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है. और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरा कंसंट्रेटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है. जो एग्जाम के लिए जो ज़्यादा फेलेबल है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांसेस है, जो जो फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबको हम इस कोर्स में टारगेट करेंगे, ठीक है. एंड लाइक ए प्रोमिस यू गाइस कि हर एक क्लास के बाद आप लोगों का ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट 15 टू 20 MCQs रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डच लोग कब आया था वहाँ तक पढ़ा था. सो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे जो अदर पावर्स है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे करके एक मतलब एक मतलब इंडियन पावर्स जो था हम लोग का, जो मराठा पावर्स था, फिर मैसूर में था, फिर जो पंजाब और बंगाल को कैसे मतलब अपना टेक्निक्स लगा के अपना मतलब पूरा इंडिया को कैसे कब्जा किया. फिर जो ब्रिटिश लोग का फ्रेंच के साथ जो मतलब वो लोग का जो होता है कार्नेटिक वॉर्स, उस सबको भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है. सो थोड़ा सा स्पीड रहेगा गाइस. एंड प्लीज मतलब आप खुद को दोष मत दीजिए कि अगर मेरा थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, ठीक है. सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, कोर्स ही ऐसा है. बट
बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जितना मतलब प्रोबेबल एमसीक्यूज है इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस कोर्स से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दैट स्टार्ट किया था एंड टुडे विल स्टार्ट विद द इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश विद द थर्ड पावर्स टू कम टू इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंग्लिश में हम लोगों ने देखा था, जो कल मैंने बताया था कि जो चार्टर है, चार्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइसेंस, ठीक है। सो इंग्लिश का जो ब्रिटेन का जो उस टाइम पे क्वीन था, क्वीन एलिजाबेथ वन, तो उन्होंने एक लाइसेंस ग्रांट किया था, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर ईयर 1600, ठीक है। सो कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ब्रिटिश लोग मतलब इमीडिएटली ईयर 1600 में इंडिया में आए थे या बाद में आए थे। सो डेफिनेटली दे केम अराउंड 1608 और 1609, ठीक है। सो जो भी आपको मतलब ऑप्शन में मिले आप उसको टिक कीजिएगा, बट आपको जानना इतना है कि जब वो लोग को लाइसेंस मिला, और ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 31 दिसंबर 1600 को वो लोग को लाइसेंस मिला और नेक्स्ट मतलब 1 जनवरी को वो लोग प्लेन पकड़ के आ गए, ठीक है। सो ऐसा इजी नहीं था, और डेफिनेटली उस टाइम पे प्लेन वगैरह भी नहीं था। सो देयर वर डेफिनेटली मेनी टास्क, सो सबको करते करते वो लोग को आने में 7-8 साल लग गया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू गाइस कि 1498 में फर्स्ट टाइम जब पोर्टुगीज लोग आए थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक, ठीक है, सो लेट्स से ऑलमोस्ट 1600 तक वो लोग ने अपना एरिया जो सी रूट था, ठीक है, जो रास्ता था, सो सी का जो रास्ता था वो लोग को मोनोपोली बना के रखा था, ठीक है। दूसरों के साथ वो लोग शेयर नहीं करता था। तो बेसिकली 100 ईयर्स तक पोर्टुगीज लोग ही राज करता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे करके अदर पावर्स भी आने लगे। तो सिमिलरली सेकेंड पावर्स हम लोगों ने देखा था डच था, ठीक है। डच जो नेदरलैंड के लोग थे तो वो लोग सेकेंड पावर्स थे। अब डच के बाद आने वाला थर्ड था इंग्लैंड, ठीक है। जो इंग्लिश पावर्स से जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग थर्ड थे। सो आपको इसमें से एज ए एमसीक्यू वाइज आपको क्या याद रखना होगा, आपको ये क्वीन एलिजाबेथ वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। सो कौन सा क्वीन ने चार्टर ग्रांट किया था, वो दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो उसने आप मत लगा कि दीजिए क्वीन विक्टोरिया ने दिया था या इसने दिया था। सो क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, ये नंबर भी याद रखना है। क्वीन एलिजाबेथ वन ने आपका जो ये चार्टर है, उसने चार्टर मतलब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी लोग था वो लोग को एक लाइसेंस दिया था कि हम लोग के ब्रिटिश की तरफ से तुम लोग जाके इंडिया में ट्रेड करोगे, ठीक है, व्यापार करोगे। तो कौन सा तारीख को गया था, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये 31 दिसंबर 1600 को ये चार्टर लाइसेंस मिला था, ठीक है। फिर होता है क्या है, आई नो आपको मैंने बोला कि थोड़ा सा टाइम लगा था, तो इमीडिएटली 1600 में लाइसेंस मिला, और ऐसा नहीं हुआ कि 1600 में वो लोग आए थे, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा था। सो फर्स्ट क्या होता है 1609 में, उस टाइम पे जो मुगल राजा था, ठीक है, मुगल राजा था जहांगीर। सो जहांगीर he was the third मुगल किंग, ठीक है, थर्ड नहीं फोर्थ ही होगा, फोर्थ होगा, यस। फर्स्ट था बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। सो उस टाइम पे जहांगीर रूल कर रहा था। सो कैप्टन हॉकिंस जो है, ये कैप्टन हॉकिंस को ब्रिटिश ने भेजा था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609, ठीक है, 1609 में ये कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में। उन्होंने क्या, जो कैप्टन हॉकिंस आया था तो उन्होंने परमिशन मांगा था, फिर जो सूरत है, सूरत में एक फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन मांगा था, ठीक है, जहांगीर से। पर जहांगीर ने उस टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जहांगीर का पोर्टुगीज लोगों के साथ थोड़ा रिलेशन भी अच्छा था, और पोर्टुगीज लोग नहीं चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स लोग आके सूरत में वो लोग का अपना फैक्ट्री वगैरह सेटअप करे, ठीक है। सो क्योंकि पोर्टुगीज ने उसके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में रखा था जहांगीर को, मतलब से गिफ्ट वगैरह देके। सो दैट इज व्हाई इनिशियली क्या होता है, ये जो परमिशन होता है फैक्ट्री सेटअप करने का 1609 में जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स का ये जो सूरत का एरिया है, ठीक है, ये आपको गुजरात का मैप दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सूरत, ये कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोर्टुगीज है और जो ब्रिटिशर्स है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है, ठीक है, अराउंड 1612। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का कैप्टन था, ठीक है, कैप्टन बेस्ट, उन्होंने पोर्टुगीज लोगों को हरा दिया। तो वो देख के मतलब थोड़ा जहांगीर भी मतलब इम्प्रेस हो गया, अरे तुम तो, अगर तुम पोर्टुगीज को हरा सकते हो तो तुम तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो उस टाइम पे क्या किया, 1612 में आफ्टर दिस जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है। सो सूरत में जो ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री जो वो होता है ना, फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन कब मिला, 1912 में मिला। सॉरी 16, यहाँ पे गलत लिखा है, 1913 नहीं, दिस वुड बी 1613, ओके। सो 1613 में वो लोग को थोड़ा सा परमिशन मिला, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को टाइमलाइन थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ईयर 1600 पे वो लोग को परमिशन मिला, ठीक है, लेकिन थोड़ा वो सब मतलब शिप विप रेडी करते करते, रास्ता वास्ता ढूंढते ढूंढते वो लोग को भी टाइम लग गया। तो फाइनली वो 1608 पे इंडिया में आए थे। फिर 1609 में जो कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस है, जो वो लोग का रिप्रेजेंटेटिव था, तो कैप्टन हॉकिंस जाता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, वो जाके जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, बट जहांगीर इनिशियली रिफ्यूज करते हैं। बट जब ये ब्रिटिश का जो कैप्टन था, ठीक है, दिस कैप्टन
कैप्टन बेस्ट जब पोर्टुगीज लोगों को हरा देता है, ठीक है, जो नेवल वारफेयर यहाँ पे सूरत के पास जो हुआ था, ठीक है, तो ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पे जो हुआ था कैप्टन बेस्ट ने पोर्टुगीज लोगों को हरा दिया था, ठीक है। आफ्टर डेट 1612 में हरा दिया था और फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन जहांगीर ने 1613 में दिया, क्योंकि जहांगीर भी इम्प्रेस हो गया था, अच्छा तुम पोर्टुगीज लोगों को हरा दिया, चलो एटलीस्ट यू डिजर्व दिस, ठीक है, तो वो लोग को भी थोड़ा सा वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने का हो गया। फिर वन मोर थिंग गाइस, और एक आता है ये सर थॉमस रो, ये भी एक मतलब जो डायरेक्ट रॉयल जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको जो कैप्टन हॉकिंस जो है, ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक मतलब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो सब उसका इसलिए थोड़ा सा उतना रिस्पेक्ट नहीं था, लेकिन ये जो थॉमस रो है, ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश का जो रॉयल फैमिली था उसने भेजा हुआ टाइप का था, ठीक है, तो वो भी जहांगीर का कोर्ट में आता है ये ईयर 1619 में, ठीक है, तो इसका रिलेवेंस बाद में हम लोग देखेंगे। सो फिलहाल आप इतना ही देखेंगे गाइस। सो इतना आपको याद रखना, कैप्टन बेस ने हराया था 1612 में, और चार्टर लाइसेंस कब मिला, ईयर 1600 में, और लेकिन इंडिया में कब आए थे वो लोग, 1608 या तो 9, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियसली कोई भी एक दिया जाएगा, ईयर 1608 और 1609, ठीक है, तो आप में से दोनों में से किसी भी एक को टिक कर दीजिएगा तब हो जाएगा। सो फिलहाल इंग्लिश को हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाद में फिर से इंग्लिश के पास आएंगे, ठीक है गाइस, डोंट वरी। ऑब्वियसली हम लोग का पूरा कॉलोनियल हिस्ट्री ब्रिटिश लोगों के साथ जुड़ा है, तो उनको पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट अराइवल पार्ट, ठीक है। इंग्लिश के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन आता है डेन से। सो गाइस एज ऑफ ना आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जो डच लोग था उसके बाद इंग्लिश लोग आए थे, और वहाँ से कौन कौन सा डेट आपको याद रखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट, गिव मी अ थम्स अप गाइस। संगीता प्रेरणा दीक्षा ओके, सो ठीक है, नीलव। सो गाइस, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट जो यूरोपियन पावर से आफ्टर द ब्रिटिश, ठीक है, जो हुआ था डेनिश लोग, ठीक है, जो डेनिश लोग बेसिकली कहाँ से थे, डेनमार्क से थे, ठीक है, तो डेनमार्क से थे डेनिश लोग। सो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1616, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप याद रखने होने से कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लोग डेनिश लोग का वैसे भी हम लोग का हिस्ट्री में कोई उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। तो वो लोग जो ये तमिलनाडु के साइड में तंजौर, जो अभी मतलब थंजावुर करके भी जाना जाता है, ठीक है, तंजावुर नाम से भी जाना जाता है, बट तंजौर ही आप याद रखिएगा, तो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया था। और ये लोग का मेन एक सेटलमेंट था जो कलकत्ता के पास में था, उसको श्रीरामपुर जो है, वहाँ पे भी वो लोग का सेटलमेंट था, ठीक है। बाद में ये लोग से भी उतना बिजनेस वगैरह नहीं जमा, नहीं मतलब वो लोग नहीं कर सके ब्रिटिश के साथ कम्पीट। सो आफ्टर ऑल व्हाट दे डिड, तो उनका जितना भी फैक्ट्रीज था वो लोग ने अपना फैक्ट्रीज को ब्रिटिश लोगों को सेल कर दिया 1840 में और 45 में, और सेल करके भाग गया, ठीक है। सो अगेन देन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, तो आपको इतना अब अगर आप याद रख सकते तो अच्छा है, मतलब थोड़ा सा फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे, श्रीरामपुर में एक था, एक तंजौर में था, और बेसिकली वो लोग का उतना हिस्ट्री में उतना रोल भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट दे डिड, उनका जो हम लोग का उनका जितना भी फैक्ट्रीज वगैरह था सब ब्रिटिशर्स लोगों को बेच के 1845 में ये लोग निकल गए, ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया। तो ये लोग का भी हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, क्योंकि इनसे मतलब मैंने तो पर्सनली वन डे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा है, सो आने का चांसेस भी कम है, बट जो भी हो अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छा है। ईयर को देख लीजिए, 1616 में वो लोग का कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा ईयर में स्टैब्लिश हुआ था गाइस, हु कैन टेल मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? If you want options, I'll give you ABCD. Okay, you guys are intelligent. You don't need options. 1600, correct, great guys. तो 1600 में वो लोग को परमिशन भी मिला था, ठीक है, रॉयल चार्टर मिला था। और कौन था क्वीन उस टाइम का जिसने परमिशन दिया था? क्वीन का नाम क्या था गाइस? नीलव एलिजाबेथ के साथ वो नंबर लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बाद में भी एलिजाबेथ आते हैं। सो क्वीन एलिजाबेथ वन, करेक्ट, ग्रेट, ठीक है, एलिजाबेथ वन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच। सो लास्ट मतलब जो सबसे सीन में लास्ट आते फ्रेंच लोग आते, ठीक है। सो फ्रेंच द लास्ट यूरोपियन पावर्स टू कम टू इंडिया, ठीक है। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी काफ़ी लेट फॉर्म हुआ, मतलब ईयर 1664 में, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 1664 में। और फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो स्टैब्लिश किया गया था वो सूरत में किया गया था, ठीक है, वो भी सूरत में किया गया था, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, ठीक है। फिर इन 1669 अनदर फैक्ट्री वाज सेटअप इन मछलीपट्टनम, तो ये भी साउथ में और एक फैक्ट्री सेटअप किया गया बाय सिक्योरिंग परमिशन फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सो उस टाइम पे जो मछलीपट्टनम वो जो डेक्कन का उस साइड में मतलब साउदर्न एरिया जो है, वहाँ पे गोलकोंडा में अलग सुल्तान था जो थोड़ा सा अलग था, मतलब दे वर नॉट डायरेक्टली, मतलब मुगल के डायरेक्टली अंडर भी नहीं बोल सकते, बट
सम वर नॉट रिलेटेड टू देम, ठीक है। सो 1669 में वो लोग को मछलीपट्टनम में परमिशन मिला था, ठीक है। फिर 1673 में फ्रांकोआ मार्टिन नाम का एक पर्सन आता है, वो ऑब्टेन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री इन वाइकुंडापुरम which later develop into पौंडीचेरी। सो अभी जो हम लोग यूनियन टेरिटरी वगैरह जो देखते हैं ना, जो दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, फिर पौंडीचेरी, अगर आप साउथ में कहीं गए होंगे तो इधर भी एक पौंडीचेरी है जो चेन्नई के पास है, फिर केरला का इस साइड में भी है। तो 3-4 जगह में पौंडीचेरी का जो स्टेट यूनियन टेरिटरी यूजुअली बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ करता था, ये सब जो फ्रेंच लोग था, तो फ्रेंच लोग का ये एनक्लेव हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल जब ब्रिटिश लोगों ने पूरा इंडिया कब्जा कर लिया था, तो जैसे आपका कलकत्ता के पास में भी कुछ कुछ एरिया है, तो वहाँ पे फ्रेंच लोग मतलब कुछ ऐसा अपना पर्टिकुलर एरिया होता है ना जो कब्जा करके रखते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रेंच लोग तो ब्रिटिश के साथ हार जाते थे, ठीक है। आज जो हम लोग वो पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स में, तो इवन तो हारने के बाद भी ऐसा ऐसा कुछ कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे फ्रेंच लोगों का दबदबा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप गोवा में देखेंगे, ठीक है, तो गोवा में किसका दबदबा था, पोर्टुगीज लोगों का, ठीक है। सो सिमिलरली जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच के साथ हम लोग रिलेट करके रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नाम वगैरह याद नहीं हो, उससे कोई इशू नहीं थी, ये फ्रांको मार्टिन वगैरह इतना याद करने का जरूरत नहीं है एरिया के लिए, इतना डीप में नहीं पूछते। हालांकि लास्ट टाइम मैंने जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराया है तो उस पर तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट एज ऑफ नाउ फ्रॉम क्रैश कोर्स पर्सपेक्टिव इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो आपको उतना नहीं याद देने से भी कोई इशू नहीं, बट ये ईयर आप याद रख सकते। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होता है, ठीक है। और वो लोग का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बना था, सूरत में, जो गुजरात में है, सेम एरिया जहाँ पे जो पोर्टुगीज और ब्रिटिश लोग फाइट किया करते थे, तो वहाँ पे सूरत में ही जो फ्रेंच लोग भी आके एंट्री मारते हैं, ठीक है। 1664 में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप होता है, और सॉरी फर्स्ट वो लोग का जो कंपनी सेटअप होता है, और बाद में सूरत में वो लोग का फर्स्ट फैक्ट्री आता है, ठीक है। सो वैस इन बंगाल, हाँ, तो बंगाल में वो लोग का एक चंद्रनगर जगह का एरिया था 1690 में, ऑन द साइड दे ग्रांटेड देन में सहिस्ता नाम। तो बंगाल का एक गवर्नर था सहिस्ता खान नाम का, वो भी ये लोग को चंद्रनगर नाम का जो एरिया है वो भी दिया जाता है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थोड़ा हम लोग का हिस्ट्री के साथ ही रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस का जब स्ट्रगल चल रहा था हम लोग का, तो उस टाइम पे बहुत सारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुआ करता था, ठीक है। सो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जितना भी होता था, क्योंकि उस टाइम पे मेन जो आपका होता है ना कॉलोनियल रूल का मेन जो था, एक था यहाँ पे बॉम्बे था, एक था आपका मद्रास था, और सबसे बड़ा था कलकत्ता, ठीक है। सो मेन जो सब रूल वगैरह सब एडमिनिस्ट्रेटिव सब कलकत्ता में ही होता था। तो सिमिलरली जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का ज़्यादा वो सब पावर होगा, तो हम लोग का रिवोल्यूशनरीज भी वहाँ पे इम्पेक्ट करना चाहेंगे, तो सिर्फ उसी के वजह से तो जितना भी रिवोल्यूशनरी नेटवर्क है, अनुशीलन समिति वगैरह, तो वो लोग का आदमी लोग को अगर कोई ब्रिटिश लोग मतलब ऐसा होता है ना ढूंढ के मारते थे, मतलब मारते नहीं, मतलब टारगेट करते थे। बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा नहीं था ना कि डायरेक्ट मतलब सीसीटीवी कैमरा में देख के मतलब तुम फॉलो करेगा किसी आदमी को, तो उस टाइम तो ऐसा फैसिलिटी नहीं था। पर ये लोग क्या करते थे, जो रिवोल्यूशनरी लोग जो था, तो यहाँ पे कलकत्ता में ये सब मतलब बमबारी वगैरह कुछ कुछ करते थे, ठीक है। जो ब्रिटिश लोगों को अटैक वगैरह करके ये लोग जो फ्रेंच कॉलोनी है चंद्रनगर, उस साइड में भाग जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी में छोटा सा एरिया होने से भी वहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते थे, क्योंकि उस जगह पे मतलब ब्रिटिश लोग आके उतना अपना खुद का मतलब उतना दम नहीं मार सकते थे, तो होता है ना अपने एरिया टाइप के बाद। सो वही होता है। सो फ्रेंच लोग भी, क्योंकि फ्रेंच लोग और ब्रिटिश लोग का दोनों का आपस में अलग दुश्मनी था उस टाइम पे, तो जो भी मतलब रिवोल्यूशनरी लोग ब्रिटिश लोगों को अटैक करके ऐसे चंद्रनगर एरिया में भाग जाते, तो वो लोग को प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। सो इसमें आपको ईयर याद रखना है फ्रेंड्स में से, ठीक है। 1664 में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किया गया था, सूरत में किया गया था, ठीक है। और सिमिलरली ये जो पौंडीचेरी अगर पूछेंगे, सो दे कैन आस्क लाइक पौंडीचेरी इज रिलेटेड टू व्हिच कॉलोनियल पार्ट, तो उस टाइम पे आपको याद रखना है इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्रिटिश और पोर्टुगीज, द पौंडीचेरी एरिया इज रिलेटेड विद द फ्रेंच, ठीक है। सो अगर आप कभी घूमने जाएंगे वहाँ पे, तो अभी भी आपको वहाँ पे मतलब बहुत सारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है। सो जो भी हो, दैट्स इट गाइस। सो हम लोगों ने जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस उतना पार्ट तो देख लिया, ठीक है। एंड लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे गाइस, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, बट people are still joining, तो जो भी हो, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट डे इंडिया हो गया, तो ये हम लोग का प्रेजेंट डे इंडिया। हालांकि उस टाइम पे मतलब अनडिवाइडेड इंडिया ऐसा हुआ करता था, ठीक है। इस पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था। मैंने आपको बताया जो ये जो पूरा जो ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया था, वो पार्ट बाय पार्ट किया था, ठीक है। एक तो होता है जो अपना यूरोपियन पावर से, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लोकल रूलर्स लिख देता हूँ, जो आपका इंडियन रूलर्स है, और एक है आपका यूरोपियन, ठीक है। सो यूरोपियन रूलर्स में हम लोग तो जो वगैरह डच वगैरह है, वो लोग तो मतलब ट्रीटी वगैरह करके जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लोग सब अपना फाइट वगैरह नहीं करते हैं। यूरोपियंस में से मेन पंगा होता है फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश लोगों का मेन पंगा होता है।
और इनमें 3 वर्ड्स लड़े जाते हैं, ठीक है। 3 वर्ड्स मतलब कार्नेटिक वर्ड्स है उसको। डोंट वरी अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो मेन यूरोपियन पावर्स में से अगर किसी के साथ पंगा होता है तो वो होता है फ्रेंच, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा जो डेनिश लोग थे वो लोग भी अपना बिजनेस वगैरह सब ब्रिटिश लोगों को बेच के भाग गए, और पोर्टुगीज का साथ तो वो लोग का डाउरी ही दे दिया, ठीक है। वो लोग को मतलब शादी में डाउरी वगैरह दे के सब, और उसका भी गेम बच गया पोर्टुगीज लोगों का भी। फिर जो आपका जो डच लोग था वो लोग के साथ भी ब्रिटिश लोग का जो लास्ट क्लास में याद है ना, जो ट्रीटी हुआ था अम्बोया का, तो वहाँ पे भी डच लोगों ने बोला हम लोग इंडिया में नहीं रहेंगे, और ब्रिटिश लोगों ने कहा ठीक है हम लोग इंडोनेशिया में नहीं रहेंगे। तो उस सब के साथ ट्रीटी हो गया था, लेकिन मेन पंगा किसके साथ हो रहा था, इंग्लिश और फ्रेंच लोगों का पंगा हो रहा था, ठीक है। क्योंकि उसमें 3 वर्ड्स लग रहा है, 3 कार्नेटिक वर्ड्स, उसको हम लोग डिस्कस करें। और वन मोर थिंग, और ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे सब पूरा यूरोपियंस ही राज करे थे, ऑब्वियसली हम लोग के इंडियन लोकल रूलर्स भी था। सो सिमिलरली बंगाल में कैसे मतलब जब मुगल्स लोग डिक्लाइन होते हैं, ठीक है, सो कैसे करके बंगाल को ब्रिटिश लोग मतलब हड़प लेते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद बंगाल को हड़पने के बाद जो हम लोग जो मैसूर एरिया है, ठीक है, जो मैसूर का किंगडम है, ठीक है, मैसूर जो साउथ इंडिया में है, जो टीपू सुल्तान वो सब का है, तो उसको भी हम लोग देखें कैसे मतलब पार्ट पार्ट करके ब्रिटिश ने पूरा देश को कब्जा लिया था, ठीक है। फिर आफ्टर डेट हम लोग देखेंगे कि कैसे मराठा किंगडम, ये जो पूरा मराठा किंगडम था, तो पूरा इसको भी कैसे वो लोग हड़प लेते हैं, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बंगाल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग सिख लोग जो है, सो यहाँ पे पूरा राजा रणजीत सिंह का जो एम्पायर था, तो सिख लोगों को भी सो कैसे मतलब वो कब्जा कर लेते, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे, और आफ्टर ये सब करने के बाद जो पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर जो होता है, तो उसको मतलब कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। सो गिव मी थम्स अप गाइस अगर आपको इतना तक समझ में आ गया, और हम लोग का अप्रोच कैसा रहेगा इस कोर्स को लेके, ठीक है। ओके ग्रेट। Mandita, you have any question? If you guys have any doubt, you can ask me in the last क्लास के एंडिंग में पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का कमी है। और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी इन टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है, या व्हाट्सएप में आप लोग पूछ लीजिएगा। सो फिलहाल विल कंटिन्यू विद द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने देख लिया कि एक एक करके कैसे कैसे पावर्स आए, क्या क्या रीजन था आने का, वो सब देख लिया। सो अभी हम देखें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सो बिफोर वाचिंग दिस हम लोगों को पता चलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जब आई नो 1498 में फर्स्ट यूरोपियन पावर्स कौन आया था गाइस, पोर्टुगीज आया था, ठीक है। और सिमिलरली उस टाइम पे इंडिया में तो एक पॉलिटिकल फैसल हो गया था, ठीक है, एक वैक्यूम टाइप के वो हो गया था। और 1526 में बाबर इंडिया को कब्जा लेता है, ठीक है। बाबर आता है, और बाबर के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब। और लास्ट में औरंगजेब का डेथ कब होता है, 1707 में। सो हियर यू कैन सी 1526 लेके 1707 तक मुगल रूल काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो इस इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि सेम टाइम लाइन पे ब्रिटिश लोग भी धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा था, ठीक है। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, ठीक है, जब औरंगजेब का डेथ होता है, उसके बाद बहुत सारा वीक रूलर्स आते हैं, ठीक है। सो वीक रूलर्स आते हैं, जो आपको लाइक एक हम लोग का एक ऐसा इसमें एक सेइंग है, लाइक नोरम पाले गरम देखो, ठीक है। अगर आप किसी को कोई अगर वीक है तो आप उसको उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाना चाहिए। सो सिमिलरली ब्रिटिश लोगों ने देखा कि 17 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो लेटर मुगल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। सो लेटर मुगल्स दे आर वेरी वीक रूलर्स, ओके। सो वो लोग का वीकनेस का फायदा उठा के, और सिमिलरली उस टाइम पे बहुत सारा दूसरा अलग अटैक्स भी होता है। 1739 में अफगानिस्तान से इधर नादिर शाह अटैक करता है, ठीक है। फिर 1757 में अगेन अहमद शाह अब्दुल्ला भी अटैक करता है। तो वो लोग को मैं टाइम टू टाइम पढ़ा के जाऊंगा, अभी आपको बोल के ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। बट द मेन थिंग इज हम लोग ये देखेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है, उसके बाद जो मुगल्स का होता है डिक्लाइन शुरू होता है, ठीक है। जो पहले ये सब जो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। बट आफ्टर दैट जो औरंगजेब लास्ट में जब मरता है, ही वाज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है काफी वीक होता है, और उसी वीक रूलर्स का फायदा ब्रिटिशर्स लोग उठाते हैं, ठीक है। सो कैसे उठाते हैं उसी को हम लोग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। सो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को देखते हैं। आफ्टर द रेन ऑफ औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक वो रूल करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल चैलेंजेस हम लोग मतलब एम्पायर में क्या क्या चैलेंज आए थे वो लोग उसको देखते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे एक लुटेरा था जो इन्वेजन ऑफ नादिर शाह नाम का, इस नाम को आपको याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नादिर शाह 1738-39 में ऐसा मतलब बहुत बुरी तरह से जो दिल्ली का मतलब जो रैम्पेज करता है, ठीक है, बहुत मतलब क्या बोलेगा आप, वो नहीं देखते कोई हिंदू है मुस्लिम है, जो भी जितना भी उसको लूटपाट मिला, ठीक है, सब उठा के लेके जाते हैं अफगानिस्तान वगैरह, ईरान उस साइड से लेके जाते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे जो मैंने बोला था ना 1707 में
औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद जो लेटर मुगल बहुत सारा वीक रूलर्स आते हैं। सो जब ये नादिर शाह अटैक करते हैं उस टाइम जो मुगल का रूलर था उसका मोहम्मद शाह नाम था, ठीक है। सो उसको मतलब उसका उसका भी स्टोरी थोड़ा सा फनी है, बट अगेन वही हम लोग इसे मुगल हिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो इसको रंगीला नाम से जाना जाता था, ठीक है। रंगीला मतलब इसका मतलब वो होता है ना आज के कलरफुल टाइप का, मतलब क्या ही बोलेंगे उसका मतलब, कोई नाम से नाम का राजा था, ठीक है। उसके मतलब कोई रूल वूल करने में उतना मजा नहीं आता था। वो अपना कोर्ट में जो राजा का मेन कोर्ट होता है ना, रॉयल कोर्ट में, सब हमेशा डांसर्स वगैरह को बुला के मतलब अपने मतलब इन सिंपल वर्ड्स बोले तो उसको मतलब रूल करने में कोई सा वो सब नहीं था। उसको जो चिल मारना था, ठीक है। ही जस्ट वांटेड टू चिल, लाइफ को एंजॉय करना है, बस वही था। तो चिल मारते मारते उसका भी थोड़ा बैंड बज गया जब जब देखा कि ऑब्वियसली जब आप कोई भी ऊपर का टॉप पोजीशन में होते तो आप मतलब ऐसा नहीं हो सकते कि आप सिर्फ हमेशा चिल मारते रहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई आपका पोजीशन से हटा देता है, ठीक है। So, उसी टाइम पे वैसा ही हुआ था। तो उसका वीकनेस को देख के जो नादिर शाह है, जो ईरान से जो आया था, तो वो भी अटैक करता है दिल्ली में, तो ये भाग जाता है, ठीक है। दिल्ली वॉज लूटेड एंड डिवास्टेटेड, बहुत बुरी तरह से दिल्ली को लूटा गया। जो दिल्ली का आदमी लोग था जितना मतलब यू कैन इमेजिन ना लाइक फीमेल्स के साथ क्या होता हुआ है, जो भी हो, बट दैट्स लेट्स लीव इट देयर, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है गाइस, ये डेट याद रखना है और नादिर शाह नाम याद रखना है, ठीक है। सो मुगल हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है गाइस। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं कोई डेट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस डेट को ऐसे याद रखें, ठीक है। आप ऐसे नोट करके भी रखें, क्योंकि इफ आई एम रिपीटिंग समथिंग दैट मीन्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब एक कॉर्नरस्टोन है हम लोग का जो स्टोरी है उसका मेन पार्ट है, ठीक है। तो उसको आप बाद में जब कनेक्ट करेंगे आपके लिए इजी होगा। तो एज आई वाज सेइंग, क्योंकि औरंगजेब से पहले सब मुगल लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और जब औरंगजेब मरा उसके बाद वीक रूलर स्टार्ट हुआ। जब वीक रूलर स्टार्ट हुआ तभी जाके ब्रिटिशर्स को मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा हम लोग अभी इन लोगों को हरा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो दिल्ली को लूटा गया, नादिर शाह आपको याद रखना है, 1738-39 इसको भी याद रखना है, ठीक है। और वन मोर थिंग है, नादिर शाह के साथ ही एक दूसरा उसका मतलब कमांडर टाइप का था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ये भी जब आया तो वो भी देखा कि अच्छा इंडिया में इतना सारा लूट है, इतना सारा मतलब ज्वेलरी है, इतना, क्योंकि इफ यू अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज्योग्राफी का आइडिया है गाइस, तो अगर आप ये एरिया देखेंगे, ठीक है, दिस एरिया जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है, ये जो एरिया है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान या ईरान, तो यहाँ पे बहुत सारा बंजर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे उतना मतलब खेती बाती वो सब उतना ज़्यादा नहीं होता है। कॉन्ट्रास्ट टू दैट हम लोग का इंडिया जो है, यहाँ पे मतलब लिटरली वो लोग से ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। उन लोग को खाने का कमी होता था, बहुत सारे इशूज फेस करना पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम लोग का इंडिया में जो खेती बाती भी अच्छा होता था, लोग प्रोस्पेरिटी में भी थे, तो इसीलिए बार बार मतलब वो लोग लूटपाट करने आते थे। सो एज आई वाज सेइंग 1739 में सो नादिर शाह अटैक करता है, ठीक है। सो नादिर शाह का एक जूनियर था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जब ये सब लूटपाट करके गया तो वो लोग को मतलब वो भी देखा कि अच्छा इंडिया में इतना सारा पैसा है, इतना सारा ज्वेलरी है, इतना सारा दौलत है। तो जब नादिर शाह मर जाता है, सो 1757 में, 1756 और 1750, आई कैन अभी यस 1748 से लेके 67 तक, ठीक है। 1748 से लेके 67 तक ये अब्दाली भी बहुत बार, जब ये नादिर शाह मर जाता है उसके बाद तो अगर ये सीनियर मर गया तो अभी मैं लूंगा नया जगह। सो अब्दाली जो है वो भी फिर से बहुत बार अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे मुगल्स लोग भी ज्यादा वीक था। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सो इन्वेजन ऑफ हम लोगों ने नादिर शाह देखा, ये डेट आपको याद रखना है, 1713 नाम भी याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा इन्वेजन ऑफ अहमद शाह, 1748 से लेकर 67 तक बहुत बार अटैक किया था, एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। In 1757, अब्दाली कैप्चर दिल्ली एंड लेफ्ट ए केयरटेकर इन नाजिब उद दौला, ठीक है। और दिल्ली को कैप्चर करता है और उसको मतलब एक केयरटेकर गवर्नमेंट जैसा टाइप के बना के चला जाता है नाजिब उद दौला के नाम पे, ठीक है। और 1758 में नाजिब को एक्सपेल कर दिया जाता है। सो मराठा चीफ था रघुनाथ राव। सो दिस लेड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी हिस्ट्री को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। ऐसा यू कैन सी गाइस, मैंने यहाँ पे जो ये मराठा एम्पायर जो ऑरेंज में मार्क किया, ठीक है, ये मराठा एम्पायर जो था, सो जो हम लोग का जो बाजीराव था वो तो अराउंड 1740 में डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर्स आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो मराठा का लॉस्ट प्राइड है वो लोग रिगेन करने के लिए वो लोग चाहता था, ठीक है। तो दिल्ली को इवन तो मतलब औरंगजेब के टाइम में ये सब जो होता है ना, क्या बोलता है, मराठास और जो मुगल्स के बीच में बहुत सारा लड़ाई वगैरह भी हुआ। सो शिवाजी के साथ, मतलब शिवाजी तो नहीं था उस टाइम पे, बट जो भी हो, सो आई होप आपको इतना आइडिया होगा कि ड्यूरिंग जब औरंगजेब मतलब जब वो था, ठीक है, जब जिंदा था उस टाइम पे मुगल्स लोगों का बहुत सारा कंफ्लिक्ट हुआ करता था। लेकिन
जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो ऑब्वियसली मुगल लोग ज़्यादा वीक हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे मुगल्स लोग वीक हो गया। मुगल्स लोग जब वीक होता है तो उस टाइम पे जो मराठा लोग वो लोग अपना मसल फ्लेक्सिंग करने में लग जाते हैं, ठीक है। अगर वो लोग यहाँ पे जाके चौथ मांगते थे, ठीक है, चौथ मतलब एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है, जो 1/4 है, जो जितना तुम सब कमाई आमदनी का, तो उसका तुम 1/4 इसको देना पड़ता है मराठा लोग। तो वो सब लूटपाट करता था मराठा लोग भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ का राजा दिल्ली में वीक है तो सब उसका फायदा उठाते हैं ना। सो ये भी एक तरह का लाइफ लेसन है गाइस। सो अगर आपको मतलब यू शुड आप अपना वीकनेस जो है वो कभी दूसरे को मत दिखाओ, ठीक है। तो जब भी आप अपना वीकनेस दिखाओगे तो लाइक आदमी लोग उसका बेनिफिट लेने के लिए मतलब दे ऑलवेज रेडी टू पाउंस ऑन इट। सो जो भी हो, सो एज आई वाज सेइंग, जब मुगल्स लोग वीक हो गए तो यहाँ पे मराठा लोग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली जहाँ पे पावर वैक्यूम आता है, कोई ना कोई पावर आके वहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। सो एज आई वाज सेइंग, बट मेन चीज क्या होता है, जो जब यहाँ पे इवन दो देवर जो मुगल और ये सब लड़ाई आपस में लड़ाई करते हैं, जब बाहर का कोई आदमी आके यहाँ पे मतलब जो नाजिब को बैठा के चला गया, ठीक है, अब्दाली, तो उस टाइम पे मतलब मराठा लोग भी गुस्सा हो गया था, तुम मतलब हम लोग यहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते, तुम यहाँ पे तुम क्यों मतलब इतना उत्पात मचा रहे हो ना। तो जो नाजिब को जहाँ पे बैठा के गया था, जो नाजिब को एक्सपेल कर दिया, ठीक है, जो मराठा चीफ थे यहाँ पे रघुनाथ राव, तो वो उसको एक्सपेल कर दे रहे थे। उसके लिए अब्दाली फिर से गुस्सा हो गया था, तुम उसको मेरा बंदा बैठा के आया दिल्ली में, तुम उसको हटा दिया। तो उसके बाद जो होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो मराठा के खिलाफ हुआ था, लेकिन उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, ठीक है। और उसके बाद मराठा एम्पायर फिर बहुत सारा फिर से वीक हो जाते हैं। अगेन थर्ड बैटल पानीपत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। सो जब आप इस स्लाइड को रिवाइज करेंगे आफ्टर दिस क्लास, सो जो भी पॉइंट्स मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिसाब से मार्क कर रहा हूँ, तो वो सबको आपको डेफिनेटली ज़्यादा कॉशियसली देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन था वो भी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक माई ओल्ड स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो लोग को तो पता होगा फर्स्ट टू बैटल ऑफ पानीपत कहाँ किस किस के बीच में हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था। एनीवन रिमेंबर्स गाइस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? Babur versus William. Okay. Others also, you can. Ibrahim and so yes. So यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास का जो स्लाइड्स है यहाँ पे ऑलरेडी है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, ठीक है। सो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। तो उसके बाद ही 1526 आपको ये ईयर कनेक्ट हो रहा होगा, लाइक आई सेड 1526 में मुगल रूल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो मुगल रूल स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद मुगल रूल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो फिर बाबर के बाद 1556 में अगेन जो अकबर होता है, ठीक है, हुमायूं भी मर जाता है। तो उसके बाद जो अकबर राजा बनता है, इवन तो अकबर उस टाइम पे बहुत छोटा था, ठीक है, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। तो ये सब मिड लेवल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। बट जो भी हो, अब क्योंकि मैं यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा ही रहा हूँ, सो आई थॉट मे बी व्हाई नॉट एट दिस स्लाइड। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जैसे हम लोगों ने देखा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत। सो आपको तीनों को याद रखना है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो तीनों ही, ये पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। सो इतना तक समझ में आ गया गाइस? गिव मी थम्स अप इफ यू आर ऑन ट्रैक विद मी। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे कुछ लेटर मुगल्स का मैंने नाम दिया है, हालांकि ये सब याद रखने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मतलब खुद पे दया करो, दिमाग को उतना तनाव में मत डालो कि यहाँ पे सर जैसा 1 2 3 4 5 6 7 9 जितना है 12 रूलर्स का नाम है, सब में याद रखो। डेफिनेटली इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी, और अगर आप करते तो आज खुद का मूर्खता ही होगा, मतलब एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट कुछ यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे एक था लेटर मुगल, उसका नाम था फारूक शेर, ठीक है। सो फारूक शेर 1707 में किसका डेथ होता है गाइस? 1707 में कौन मरा था, कौन मुगल रूलर? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। 1707 में किसका डेथ हुआ था? औरंगजेब, यस। तो औरंगजेब का डेथ 1707 में हुआ था। उसके बाद जो ये सब लेटर मुगल्स आए थे, ठीक है। सो बहादुर शाह आया, जहांगीर शाह और फारूक सियार आया था, ठीक है। तो फारूक सियार ने जो ब्रिटिश लोगों को एक फरमान दिया था, ठीक है। ये भी हम जो ब्रिटिशर्स का पार्ट है वहाँ पे देखते हैं, यस गाइस, और औरंगजेब, यस। सो जो एज आई वाज सेइंग, सो फारूक सियार का क्या होता है, ये भी लेटर मुगल ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक बहुत अजीब सा बीमारी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसका जो इवन तो रॉयल कोर्ट में जैसे रॉयल डॉक्टर्स वगैरह है, तो जो मुगल डॉक्टर्स थे वो लोग इसको ठीक नहीं कर पाए थे, तो इसका बहुत हालत खराब हो गया। तो इसी मतलब मौके का फायदा मतलब उठा के
जो ब्रिटिशर्स का कुछ कुछ मतलब डॉक्टर्स वगैरह था वो मतलब जाके इसको पूरा क्योर कर देते, मतलब उसका कुछ ऐसा आज के ज़माने में ऐसा मतलब क्या बोला, इट्स लाइक एड्स काइंड ऑफ डिजीज सम काइंड ऑफ, तो उस तरह का कुछ एक डिजीज हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे उसका क्योर नहीं था, बट तो ये जो कंपनी का डॉक्टर्स है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 डॉक्टर्स जाके इसको ठीक कर रहे थे, तो मतलब पूरा तो ये मुगल राजा ये पूरा खुश हो गया, अरे जो मेरा कोर्ट का डॉक्टर्स वगैरह ठीक नहीं कर पाए, तुम आके मतलब ब्रिटिशर्स लोग आके मुझे पूरा एकदम तंदुरुस्त कर दिया, फिर से हेल्दी वगैरह, तो मतलब खुशी के मारे मतलब बताओ तुमको क्या चाहिए ना, मतलब अगर तुम राजा का जान बचाया तो ब्रिटिश लोग भी काफी कानिंग था, ठीक है, तो वो लोग भी मतलब वो लोग से स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा वो ले लिया कि तुम मतलब जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है वहाँ पे मुझे मतलब ब्रिटिशर्स लोगों को जो कंपनी है इसी इंडिया में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा टैक्स वगैरह माफी कर दिया वो लोग का, तो उसी को लेके बाद में जो हम लोग देखेंगे ना, लगे ये 1713 में इसने ग्रांट किया था, ठीक है, 1314 ऐसा कुछ ईयर था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये फरमान वो लोग को दिया था एक ब्रिटिशर्स लोगों को, तो वो लोग भी फरमान लेके मतलब ऐसा हुआ था, तो जो बंगाल से जो भी ट्रेड करते हैं उसमें मतलब पैसा देने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पहले क्या होता है अगर तुम ट्रेड करते हो तो जो लोकल रूलर्स था तो वो लोग को पैसा देना पड़ता था, ठीक है, लेकिन आफ्टर सेविंग द लाइफ ऑफ मुगल रूलर्स तो वो लोग तो मतलब पूरा बल्ले बल्ले हो गया, अभी तो मतलब सालाना अराउंड 3000 ऐसा रुपीज देता था ईयरली, और उसके बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, राइट। तो वो लोग भी बहुत खुश था, लेकिन बाद में क्या होता है वो लोग ब्रिटिशर्स लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को लेके बाद में जो हम लोग का जो बैटल ऑफ प्लासी वगैरह उसी को लेके होता है, तो उसे हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। सो फारूक शेर, आपको ये नाम याद रखना है कि ये भी एक लेटर मुगल ही है, और इसने जो ब्रिटिशर्स लोगों को परमिशन दिया था, परमिशन टू ट्रेड मतलब स्पेशल परमिशन दिया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, फिर अगेन दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। और ये मोहम्मद शाह जिसको बेचारा बैंड बजा दिया था उसने, नादिर शाह ने, ठीक है। सो गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला, तो इसका मतलब रंगीला होने का भी मतलब एक मैंने बताया था ना, अगेन थोड़ा सा बैक स्टोरी है, मतलब 1-2 मिनट लेकर मैं आपको बता ही देता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था गाइस, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि जब पहले का मिडाइवल रूलर्स थे तो वो लोग का पोलीगामी प्रैक्टिस करते हैं, पोलीगामी मतलब एक रूलर्स बहुत सारा वाइफ वगैरह मेरी करता था, ठीक है। सो मतलब 3-4 वाइफ तो इजीली होता ही था मिनिमम। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, तो उस टाइम पे मुगल हारेम भी हुआ करता था, ठीक है। हारेम मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कोई कोई मतलब वो ना प्लेजर वुमेन टाइप का, ठीक है। सो राजा को मतलब राजा जो अपना वाइफ से बोर वगैरह हो जाता था, ठीक है, तो वो मतलब जो यहाँ पे प्लेजर वुमेन बहुत सारा रखता था ऐसा, मतलब एक सेपरेट एक वो होता है ना उस पर रखा जाता था, ठीक है, मतलब एक रूम बना के ऐसा हॉल टाइप का, वहाँ पे मतलब सिर्फ अपना प्लेजर वुमेन। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ। सो आई होप आपको वो पता चला, तो वहाँ पे मुगल हरेम हुआ करता था, तो वहाँ पे जो प्लेजर वुमेन वगैरह को रखता था। सो वहाँ का एक फनी चीज़ ये है, तो ये हरेम का जो जो होता है ना, ऑब्वियसली लड़की लड़की लोग वहाँ पे तो उन लोगों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे के रखना पड़ता है कि नहीं, और उस टाइम के तो पता है कैसा मतलब हालत होता था। बट इवन दो तो मेन चीज क्या था यहाँ पे, जो हारेम के प्रोटेक्शन में ये लोग जो मुगल राजा लोग क्या करते थे, जो सोल्जर्स वगैरह थे, ठीक है, जो सोल्जर्स नहीं रखते थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब बाहर में सोल्जर्स गार्ड नहीं करता था ये लोग को, तो सोल्जर्स की जगह पे कौन रखता था, तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर आदमी लोग थे, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर पीपल था, तो वो लोग को इसमें मतलब हारेम का गार्ड बना के रखता है, क्योंकि मतलब राजा लोग भी थोड़ा इनसिक्योर था, क्या पता सोल्जर्स लोग ही जाके ये लड़की के साथ बदतमीजी करने लग जाए ना, हु नोस, डेफिनेटली नो नो वन कैन गेस, राइट। तो इसीलिए क्या करता था, तो ट्रांसजेंडर लोग ही इसको मतलब जो हारेम का लड़की लोग था इसको प्रोटेक्शन वगैरह देता था। तो और फनीली तो मेन थिंग क्या है, जब आपको जब जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद देखा ना 1707 में मर गया, उसके बाद 1713 आते आते, ठीक है, 1719 आते आगे 4-5 राजा पूरा चेंज हो गया, ठीक है, एक के बाद एक राजा मतलब बहुत सारा, क्योंकि कोई राजा उतना स्टेबल नहीं था। और ये रंगीला जो था, तो इसका रंगीला का जो परवरिश था ना, जो चाइल्डहुड जो चाइल्ड का, तो ये इसका क्योंकि उसको पता नहीं था कोई मतलब होता ना नाजायज टाइप का होता है, नाजायज इन द सेंस मतलब बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बट उसका क्या बोलेगा अभी तो उसका कोई मतलब डेफिनेट उसका मतलब बर्थ ही इसी हरम में हुआ था, ठीक है, और उसका जो परवरिश वगैरह था ये सब ट्रांसजेंडर लोग ही उसका परवरिश वगैरह किया था, ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब उतना रॉयलनेस मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह उतना वो नहीं था, उसको सिर्फ अपना मजे में चिल करने थे, और उसी की वजह से इसका टाइटल भी रंगीला पड़ा, ठीक है, काफी कलरफुल था इसका, मतलब लाइफ भी काफी कलरफुल है, ठीक है। सो इज इट क्लियर गाइस, इसका थोड़ा सा ये है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, और क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसी के टाइम पे नादिर शाह ने अटैक किया था, ठीक है। सो गिव मी अ थम्स अप गाइस इफ यू आर ऑन विथ मी। दीक्षा, राजू, संगीता, ओके ग्रेट। फिर नेक्स्ट आता है आलमगीर टू, इसके टाइम पे अब्दाली अटैक करता है, ठीक है, बहुत बार अब्दाली अटैक करता है। फिर शाहजहां टू नॉट सो इम्पोर्टेंट, शाह आलम, अकबर शाह, यस वन मोर थिंग इज, सो अकबर शाह भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो
How many of you have heard of Raja Ram Mohan Roy, guys? Give me a thumbs up or ओके. सो राजा राम मोहन राय तो ये एक मॉडर्निस्ट था, ठीक है. वो पे मतलब सोशल रिफॉर्म पे वो मतलब मतलब बिलीव करते थे, ठीक है. सो आर्य समाज का भी पार्ट थे ये सब. बट इनका जो टाइटल था राजा, ठीक है, हमेशा तो इनको पहले से मतलब बचपन से ही राजा राम मोहन राय नहीं बोला गया. तो इनका जो टाइटल था, तो अकबर शाह ने इनको ये राजा का टाइटल दिया था, ठीक है. तो नाम के आगे जो पहले बोला था. और जिन लोगों को मतलब मेरे से पॉलिटी पढ़े उनको पता होगा, जब से मैंने टाइटल बोला, टाइटल बोलने से वो लोग को दिमाग में आर्टिकल 18 याद आ गया होगा कि आर्टिकल 18 में टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है. पहले मतलब आप किसी को टाइटल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, जैसे टाइटल वगैरह बहादुर वगैरह राजा वाजा ये सब टाइटल नहीं दिया जा सकता, ठीक है. जो भी हो, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटी, लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट. बट इनका जो टाइटल है, ये राजा टाइटल किसने दिया था? ये अकबर शाह ने दिया था. अकबर शाह 2 ने दिया था, ठीक है. तो इसको आपको याद रखना ये नाम, ठीक है. जो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है. और ऐसा नहीं कि सब कुछ देखना, सब कुछ मत देखो. जो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको देख के जाओ, वही इनफ होगा, ठीक है. तो इनको राजा का टाइटल दिया गया था. इनका भी एक अलग स्टोरी है, किसी दिन टाइम मिले तो बता दूंगा, मतलब क्यों इनको राजा वगैरह टाइटल दिया गया था, मतलब मुगल उसका क्या हालत है. बट लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट टुडे. फिर बहादुर शाह 2 1837 से लेके 1857, सो ही वाज द लास्ट मुगल रूलर. उसी के टाइम पे जो होता है ना रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तो इनको मतलब रातों रात मतलब पूरा बादशाह बना दिया जाता है. इनको मतलब खुद पता नहीं होता कि मैं तुमको लीड करने वाला, जो 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 रिवोल्ट करने आए थे वो लोग को. तो खैर जो भी हो, ये बहादुर शाह ही वाज द लास्ट मुगल रूलर. इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो ऑब्वियसली ज़्यादा याद नहीं रखना है, 3-4 ये आपको आपको क्योंकि आपने मेरे साथ क्लास में अभी जुड़ा है, तो आपको सुन के भी याद रहा होगा. और जब आफ्टर दिस क्लास व्हेन यू रिपीट दिस स्लाइड, तो आपको भी जहाँ जहाँ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया, तो सब देख के आपको याद हो जाएगा, ठीक है. और लेकिन आपको मेनी ऑफ यू माइट बी वाचिंग दिस लेटर ऑन, ठीक है. अगर आप कोई, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा, तो जो भी लोग यूट्यूब में बाद में इसको देखेंगे, अगर आपको स्लाइड वगैरह चाहिए होगा, आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप स्लाइड को देख सकते हैं, ठीक है. फिर नाउ लेट्स वो भी हम लोगों ने जो क्या था गाइस, लेटर मुगल्स का सिचुएशन देखा. मैंने आपको रीजन भी बताया कि क्या रीजन था, कि क्यों मतलब मुगल्स लोग वीक हो गया था, और उसका मतलब कैसे कैसे क्या क्या वो था उस टाइम पे, क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, जिससे आप लोगों ने देखा कि दो अटैक्स हुए, ठीक है. एक था 1739 में नादिर शाह ने, फिर उसके बाद अब्दाली ने भी बहुत बार अटैक किया. तो उसी के चलते हुए ब्रिटिश लोगों को भी देखा गया, तो अच्छा ये मुगल लोग तो इतना मतलब अभी तो वीक हो गया, अभी हम लोग का अगर कोई भी मौका मिले तो मौका में हम लोग चौका मार देंगे, ठीक है. और वही मौका ब्रिटिशर्स लोगों को मिला 1757 में, ठीक है. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं गाइस, एक एक करके. ये रेड वाला पार्ट बंगाल मान लेते हैं हम. तो बंगाल को कैसे ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है. तो अभी उसका स्टोरी देखते हैं गाइस, ओके. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हम लोग बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करते हैं. बैटल ऑफ प्लासी 1757, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये सब याद आपको. हाँ वैसे ये मतलब ये एक रीजन से मैंने दिया है, तो रीजन भी मैं बताता हूँ, ठीक है. अगेन आई एम यूजिंग ऑल दिस ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. ये सिराज है, एक सिराज उद्दौला है. कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा आएगा, उसका शुजा उद्दौला. सो लास्ट कोर्स में क्या हुआ, एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, सर ये वही सिराज उद्दौला है क्या? तो ये जो हम लोग का जो सिराज है, ठीक है, ये सिराज वो जो बोलते हैं ना, ये मैं मोहम्मद सिराज, ये मेरा ओरिजिनल आईडी, इंस्टा आईडी, तो ये ओरिजिनल सिराज है, ठीक है. और बाद में एक आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो तीन आएगा, ठीक है. एक है सुजा, तो ये सुजा को हम लोग मोहम्मद सिराज के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है. तो इसीलिए मैंने उसको पर्टिकुलरली वो वाला फोटो ही लगा, ठीक है. सो खैर जो भी हो, बैटल ऑफ प्लासी में जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराज उद्दौला, तो सिराज आपको आई डोंट थिंक अभी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बैटल ऑफ बुक्सर में जो होता है वो सुजा उद्दौला है, ठीक है. सो सुजा, हाँ टैग टीम हो गया. तो उसमें जो मुगल का रूलर था, जो अवध का रूलर था, और जो बंगाल का नवाब था, तीनों टैग टीम करके आए. बट खैर क्या होता है वो रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा अभी. सो बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, तो ये उसका कार्टून है, देख सकते हैं. सो ये समहाउ लुक लाइक दिस ओनली. और ये हम लोग का अपना मोहम्मद सिराज, इंस्टा ओरिजिनल इंस्टा वाला मोहम्मद सिराज, ठीक है. सो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इसका सिराज उद्दौला का एक मतलब कमांडर टाइप का था मीर जाफर, जो उसके साथ गद्दारी करता है, ठीक है. सो आपको अभी याद आ रहा होगा गाइस, जो फारूक शेर ने जो फरमान दिया था 1713 में, तो जो वहाँ पे बंगाल में मतलब वो लोग को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, ठीक है. तो उसके लिए सिराज भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, थोड़ा सा पंगा वगैरह हो गया. हालांकि उतना हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना कि सिराज
ये सब अरेंजमेंट से काफ़ी गुस्सा था, ठीक है, कि उसको उसको वगैरह उतना टैक्स वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है। और अंदर में सिराज के जो अपना जो राज्य था, ठीक है, जो कैलकाता या बंगाल एरिया था, तो वहाँ पे जो सिराज से गद्दारी करके जो कोई कोई लोकल ट्रेडर्स था, ठीक है, सो गद्दारी करके ये लोग ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था, ठीक है, और ब्रिटिशर्स भी उनको पनाह देता था। सिराज फिर से और ज़्यादा गुस्सा हो गया, मतलब एक तो तुम लोग सारे यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं दे रहे हो, और जो लोग मेरे से गद्दारी कर रहे हैं तुम उनको ही अपने जगह पनाह दे रहे हो। तो सिराज फिर से गुस्सा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं सिराज अटैक वगैरह कर देता है। तो फर्स्ट में तो थोड़ा सा वो सिराज के साथ अपर हैंड रहता है, बट उसके बाद ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो पूरा मद्रास से सेल करके वो सब आता है। तो रॉबर्ट क्लाइव आके ऐसा टेक्निक, मतलब वो लोग का ब्रिटिश का क्या था, जो डिप्लोमेसी या मतलब सीक्रेट एजेंट जो लोग था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वो लोग का जो सीक्रेट सर्विस था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो लोग मतलब किसी को भी रातों रात मतलब जो ना पार्टी चेंज करते हैं, पार्टी बदल लिया साला तो ऐसा ही होगा। तो मीर जाफर ये सिराज उद दौला का आदमी था, ठीक है, कमांडर वगैरह था। तो ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, और 17 जो बैटल ऑफ प्लासी में एक मतलब ऐसा मतलब ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं था कि इतने इजीली वो से मतलब जो सिराज का आर्मी है इसको हरा देगा, ठीक है। तो इसका फेस देख के आपको पता चल रहा है इसका हालत क्या हो गया होगा बेचारा। तो जब खुद का मतलब खुद का आदमी ने उसको गद्दारी कर दिया, ठीक है। सो मीर जाफर गेव लार्ज सम ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिराज उद दौला जो मीर जाफर था इसने गद्दारी किया था, ठीक है। और इसको मीर जाफर को एक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गद्दार हिंद। गद्दार हिंद कर भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या पता है पूछ भी ले। सो मीर जाफर इज ऑल्सो नोन एज गद्दार ए हिंद। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर गाइस। सो मीर जाफर ब्रिटिश लोगों के साथ अपना वो होता है वो अलाइव कर जाता है, ठीक है। और मीर जाफर क्या करता है, लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगनास टू इंग्लिश। सो जब ये राजा बनता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिराज उद दौला को हरा दिया, ठीक है, वो मीर जाफर खुद राजा बन गया, ठीक है। तो राजा बनने के बाद तो ब्रिटिशर्स बोले तुम तो मेरे लिए राजा बने तो हमको भी कुछ दो। तो ये सब जो जमींदारी राइट्स है 24 परगनास, तो ये सब अपना याद नहीं रखना है, अपना पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सर मीर जाफर के पास जो हुआ, तो मीर जाफर भी मतलब थोड़ा ब्रिटिशर्स लोगों के साथ तो तंग आ गया हो, तुम ओवर स्मार्टनेस कर रहे हो, मेरे को सर पता ही नहीं दे रहे हो। मीर जाफर भी थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है, वो भी क्या करता है थोड़ा सा फ्रेंड्स लोगों के साथ या अलग यूरोपियन पावर्स के साथ वो मतलब मिली बात मतलब वो सब करने एलाई करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ब्रिटिश लोगों को पता चल गया। तो क्योंकि मीर जाफर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्योंकि बैठा है तो ब्रिटिश लोगों ने था ना, ब्रिटिश लोगों का डिप्लोमेसी के पावर से वो राजा पर वहाँ पे बैठा था। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा के फिर जो एक दूसरा है मीर कासिम को बैठा देते हैं, ठीक है। सो मीर कासिम भी मतलब ऐसे मतलब बने बिठाए मतलब राजा टाइप का था। सो मीर जाफर के बाद नेक्स्ट राजा बनता है मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम बिकम्स द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा गाइस, जो बैटल ऑफ प्लासी में कौन था, हम लोग का ये मोहम्मद सिराज था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मोहम्मद सिराज मत बोलना गाइस, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए यहाँ पे इसका मोहम्मद सिराज का फोटो लगाया। मेन नाम था उसका सिराज उद दौला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बाद में, ठीक है। सिराज उद दौला इसका रियल नाम है। तो सिराज उद दौला को ये गद्दार हिंद जो मीर जाफर है, ठीक है, मीर जाफर है गद्दार हिंद, इसको इसके साथ गद्दारी करता है, इसलिए इसको गद्दार हिंद भी बोला जाता है। और ये मजाक नहीं कर, सीरियसली इसको गद्दार हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। सो क्या पता पूछ भी ले। सो जो भी हो, ये सब जो मीर जाफर जो थे, मीर जाफर हुआ था मतलब आफ्टर सिराज। और फिर मीर जाफर भी ब्रिटिश लोगों से तंग आ गया, और ब्रिटिश लोगों ने इसको भी हटा के जो नेक्स्ट थे मीर कासिम को बना दिया, ठीक है, मीर कासिम। तो मीर कासिम भी बाद में थोड़ा सा पकने लगा, मतलब ब्रिटिश का पॉलिसीज तो ऐसा ही था कि किसी को मतलब अगर तुम ब्रिटिश लोग तुमको अगर राजा बैठाएगा तो वो तुमको रिस्पेक्ट करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं करे। तो मीर जाफर भी थोड़ा तंग आ गया। तो मीर जाफर क्या करते हैं, अपना जो राजधानी है थोड़ा वो लोग से दूर शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ है। तो बाद में क्या हुआ, अराउंड 1764, ठीक है। सो ये मीर कासिम, ये सेम हम लोग का जो ये वाला मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम भी वो लोग ब्रिटिश लोगों के साथ पंगा हो जाता है और ये भाग जाता है, ठीक है। भाग के मतलब अवध वगैरह चला जाता है। तो अवध में पहले ये जो शाह आलम टू है, ये क्या है, ये मुगल का रूलर है, ठीक है, ये द शील्ड। तो ये मुगल का रूलर है शाह आलम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी पड़ रहा है जस्ट। तो गैस ये जो शुजा उद दौला है, ठीक है, ये शुजा उद दौला ये अवध का रूलर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि सबको एड्रेस सबको पता चले, ठीक है। ये अवध का है, ये मुगल का मेन एम्पायर, ठीक है। लेटर मुगल एम्पायर इतना वीक है कि वो दिल्ली में रुक ही नहीं सक रहा है, ठीक है। 1764 में ये उस टाइम पे था ऐसा। और ये मीर कासिम जो है ये आपका अपना नवाब ऑफ बंगाल है। जब तीनों भाई मिले तो वो भी बोल रहे हैं भाई क्या हालत है, मीर कासिम आगे बोल रहा है मत पूछो यार। वो जो होता है ना, एक मीम निकला था, बेचारा लड़का लाइन में खड़ा हुआ रहता है तो उसका हालत हो गया था मीर कासिम का। तो मीर कासिम भी क्या मतलब दुख का मतलब ये जो शुजा उद दौला, ठीक है, अभी आपको पता चल रहा हो कि मैंने वहाँ पे सिराज का फोटो क्यों लगाया।
ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर वो सेम सिराज है क्या, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। सिराज का गेम बच गया। अभी नेक्स्ट है शुजा उद्दौला, ठीक है। तो मीर कासिम शुजा उद्दौला के पास अवध में आ जाता है। अवध मतलब अभी प्रेजेंट जो यूपी वगैरह है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर भी मैप में दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे लेट्स से ये अगर बंगाल है तो यहाँ पे अवध वगैरह एरिया है। तो मीर कासिम यहाँ पे आता है, ठीक है। मीर कासिम आके बताता है मतलब उसका हालत इतना खराब कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, मेरे को तो राजा बनाया लेकिन कुछ पावर वगैरह नहीं दिया, खुद से मनमानी कर रहा है। तो शुजा उद्दौला सुन के बोला, अरे ये तो बहुत खराब बात हुआ तुम्हारे साथ, तो कैसे हो सकता है ये। तो वो भी बोला तो कोई बात नहीं, हम तुमको हेल्प करें, लेकिन मीर से बोला हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, हम उतना वो भी नहीं है। तो फिर सूजा उतारे, तुम टेंशन क्यों करते, पूरा मुगल बादशाह हम लोग के साथ है, फिर मतलब शाह आलम निकल के आता है पूरा पूरा ऐसे आते हैं वो भी। अरे लेकिन शाह आलम खुद का ये खुद दिल्ली में नहीं रुक सकता था, इसका हालत इतना खराब है, लेकिन फिर भी मतलब वो होता ना एक क्या जोक था, मतलब नवाबी ना फतेह ऐसा कुछ एक हिंदी में जोक है, ठीक है। तो वो भी मतलब शाह आलम, अरे क्यों नहीं हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो तीनों भाई टैग टीम करते हैं, ठीक है। टैग टीम करके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टैग टीम का ये फोटो लगाया, ठीक है। तो तीनों एक साथ आता है, तो बोले हम लोग पूरा ब्रिटिशर्स को अभी इस बार खदेड़ देंगे, हरा देंगे, ठीक है। और इस टाइम पे कौन था ब्रिटिशर्स की तरफ से, हेक्टर मुंडो था, ठीक है। सो हेक्टर मुंडो वाज फ्रॉम ब्रिटिशर्स पार्ट। तो आपको क्या लगता है गाइस कौन जीता होगा? लास्ट टाइम तो रॉबर्ट क्लाइव जीता है, तो हु डू यू थिंक हैव वन, ए या बी? सो इनको मैं ए बोलता हूँ और शील्ड को मैं बी बोलता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं हु डू यू थिंक वुड हैव वन, क्योंकि ये लोग तो 3 आदमी था एक साथ में। ओके, ऑल आर सेइंग ए गाइस, किसी को मतलब सपोर्ट ही नहीं है। सो यस डेफिनेटली, लाइक ऑल यू हैव करेक्टली गेस्ड। सो इस बार भी विनर कौन था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स लोग ही था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिशर्स था वो ही फिर से जीत गया, ठीक है। और जीतने के बाद हम लोग का जो फेमस ये सब बैटल ऑफ बक्सर है, ये बैटल ऑफ बक्सर, तो यहाँ आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे ना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। तो ये बुक्सर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको स्लाइड में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। पर जो भी हो ये हेक्टर मुनरो था, ये जीत जाता है, ठीक है। और जीतने के बाद जो एक दो ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज इम्पोर्टेंट। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, और बैटल ऑफ बक्सर में जब ये लोग हारता है, ठीक है, शाह आलम का भी बैंड बज गया, मीर कासिम का तो छोड़ ही दो, फिर मतलब शुजा उद्दौला, ये सब का हालत खराब हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दे हैव लॉस्ट, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दीवानी राइट्स लिया, ठीक है। सो दीवानी राइट्स सिंपली क्या होता है गाइस, हु कैन टेल मी गाइस, पुराना बैच का कोई है? दीवानी राइट्स किस चीज को रिलेटेड है, इफ एनीवन रिमेंबर्स? ओके, अरमान इज सेइंग टैक्स, दीक्षा टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन, राइट टू कलेक्टिंग टैक्सेस, यस यू ऑल आर करेक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये 3 जो एरिया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जैसे टैक्स कलेक्ट करने का, जो सिंपली दिवाली राइट्स मतलब इसको टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो पहले टैक्स कौन कलेक्ट करता था, ये सब जो नवाब वगैरह जो था ये सब टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। फिर सूजा, अवध में सूजा वगैरह करता था। तो बेसिकली क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने अभी फाइनेंशियली अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, ठीक है। 1757 में वो लोग बैटल ऑफ प्लासी जीत गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो लोग को एक लेजिटिमेसी नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब जस्ट मतलब एक कॉन्फिडेंस तरफ से मिला, ठीक है, हम लोग जीत सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस मिला 1757 में। लेकिन असली जो गोल्ड है, जो जैकपॉट है, असली जो जैकपॉट है वो लोग को बैटल ऑफ बुक्सर में मिला, ठीक है, 1765 में। क्योंकि अभी वो लोग को 3 जगह से डायरेक्टली पैसा मिलेगा। बंगाल में कोई भी ज्यादा जितना भी ट्रेड वगैरह हो, जो भी हो, सबका टैक्स कहाँ मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। बिहार का टैक्स कहाँ किसको देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। उड़ीसा का टैक्स किसको देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया। तो 3 जगह से ऐसा इतना सारा मतलब पूरा पैसा ही पैसा हो गया, ठीक है, वो लोग का। तो बेसिकली ऐसे ऐसे करके कंपनी ज्यादा बहुत रिच हो जाता है। और जिन लोगों ने मेरे साथ पॉलिटी पढ़ा है वो लोग को पता होगा कि 1764 के बाद कौन सा ईयर आता है, 1773 आता है, ठीक है। तो 1773 में जब कंपनी का करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसी के बाद जो है ना रेगुलेटिंग टैक्स वगैरह लाया जाता है, ठीक है। सो आई होप जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा हो, इट्स नो, मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे से जो लोग पढ़ा हो, जो जिन लोगों ने पर्सनली या कहीं अलग जगह से पॉलिटी पढ़ा हो, तो वो लोग क्लिक कर पा रहे हैं बात को कि आफ्टर दिस 1764 में वो लोग का वो होता है, तो ये होता है क्या बोलते हैं, दीवानी राइट्स मिलता है, पैसा ही पैसा हो जाता है पूरा, मतलब पैसा ही पैसा हो गया वो लोग का। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करप्शन भी बढ़ गया। और फिर उसके बाद वो लोग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह, चार्टर एक्ट्स वगैरह पास करने लग जाते हैं, ठीक है। सो गाइस आई गेस आज तो यहाँ तक ही खत्म करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हम लोग का टाइमर भी हो गया 4:30।
तो बस कल हम लोग ये कंप्लीट ही कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा माइसोर है, थोड़ा फिर मराठा एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सब को कर देंगे कल। मोस्ट प्रोबेबली ये सब खत्म हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद एंग्लो सिख भी तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कल हम लोग विल ट्राई टू कवर अप ऑल दिस, ठीक है। इसको कवर करके हम लोग जो एंग्लो फ्रेंच, तो उसमें हम लोग अभी क्या देखा, आज हमने देखा ये बंगाल वाला पार्ट ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया, ठीक है। कल हम लोग मैसूर देखेंगे, मराठा, फिर ये पंजाब वगैरह वो करके कल हम लोग और थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा गैस, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पीड करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गैस, आफ्टर लेट मी जस्ट शेयर विथ यू, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, सो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस, गिव मी मोमेंट। सो ये मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ वगैरह हैंड रिटन पीडीएफ मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा इन द कमेंट बॉक्स। सो बस आज यहाँ तक ही रखते हैं क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया थी आपको उसको डेफिनेटली देखना है और याद रखना है, ठीक है। सो मेन आज हम लोग का मेन मुद्दा था, दो बैटल थे, एक था बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा था बैटल ऑफ बुक्सर था। और आज हम लोगों ने इतना भी कंप्लीट कर लिया कि मतलब कहाँ कौन कौन से हमें क्या क्या आया था यूरोपियन पावर्स का, ठीक है। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और कल सैटरडे है, यूजुअली तो मैं वीकेंड पे क्लास नहीं लेता हूँ, सैटरडे संडे, बट सिंस दिस इज अ क्रैश कोर्स और हम लोग थोड़ा सा टाइम पे थोड़ा सा कमी है, सो कल भी आप लोगों का क्लास रहेगा सेम टाइम पे, ठीक है। और कुछ चेंजेस होता है तो मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो once again thank you all guys, thank you all for joining this class and I'll see you guys tomorrow, okay। कुछ डाउट होने से आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लीजिए। So thank you guys।